हेलो एवरीवन। तो आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग हिंदी का जो पेपर वन का जो सिलेबस है उसको पढ़ना प्रारंभ कर दिए हैं और पहला टॉपिक हम लोग अब पढ़ लिए हैं। और हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग इस भाषा से परिचित हो चुके हैं। संविधान में उसकी स्थिति क्या थी, या लिपि क्या होता है, बोली क्या होता है, भाषा क्या होता है। या फिर हमने देख लिया था कि संविधान के अंतर्गत में कि जो हिंदी थी वहाँ पर 5 उपभाषाएँ थी, उसके अंतर्गत में 17 बोली बोली जाती है। हम उन सबको देख लिए थे। मैंने कहा था कि अगली क्लास में क्या करूँगा कि मुख्य रूप से हम लोग व्याकरण का मुख्य खंड पढ़ना शुरू करेंगे। पेपर वन में आपको वर्णन नहीं पढ़ना है, पर पेपर टू में आपको केवल आपको बोला रखा है हिंदी का व्याकरण पढ़ना है। तो वैसे स्थिति में आपको मान के चलिए वर्ण आपको पढ़ने के लिए कहा गया है। तो पेपर वन में मुख्यतः मैं अभी पेपर वन का सिलेबस को ही लेकर चल रहा हूँ। पर यदि आप देख रहे होंगे ना, तो समझ में आपको आ गया होगा कि पेपर वन का यदि आप व्याकरण का खंड पूरा कर लेते हैं तो आपका पेपर टू का जो व्याकरण का खंड है ना, वो अब कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैं वर्ण पढ़ा दे रहा हूँ आपको। वैसे पेपर में आपको वर्ण नहीं, सिलेबस में लिखा ही नहीं है वर्ण के बारे में कुछ भी। शब्द के बारे में लिखा हुआ है और वाक्य के बारे में लिखा हुआ है। पर जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग वर्ण पढ़ लेते हैं, जिससे आपको पेपर टू में ये सहायता ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करेगा। तो देख लेते हैं। चलिए, हाँ, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बस सीधा सीधा आते हैं वर्ण के बारे में। यदि में आज का जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मुख्य रूप से यदि में हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में, स्वर व्यंजन के बारे, स्वर वर्ण के बारे में और व्यंजन वर्ण के बारे में ही पढ़ेंगे। मुख्य रूप से हमारा पूरा टॉपिक इसी में फोकस रहेगा। तो ले देख लेते हैं। पहले तो मोटा मोटी समझते हैं व्याकरण जो होता है ना, पूरा व्याकरण हमारा जो हम लोग पढ़ते हैं, नियम वगैरह जानते हैं कि वर्ण का लेखन किस प्रकार होगा, शब्द का लेखन किस प्रकार होगा। ये सारे जो नियम हैं, ये जो व्याकरण है, मुख्यतः तीन तीन ही अंग होते हैं इसके। तीन अंगों से मिलकर ये बनता है। एक तो वर्ण, एक शब्द और एक वाक्य। यही तीन। यदि आप इन सबको समझ जाएंगे तो आप अपनी भाषा को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और वहाँ पर किस तरह के नियम काम करते हैं आप समझ जाएंगे सब चीज़ों को। तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है, यह है वर्ण विचार। यहाँ पर यदि मैं कहूँ, यदि मैं वर्ण शब्द का नाम लेता हूँ तो आपके मन में क्या सवाल आता है कि आप समझते हैं क्या इससे क्या समझते हैं। अपने मन से यह सवाल कीजिए कि जब मैं वर्ण शब्द कह रहा हूँ तो आप इससे क्या समझ रहे हैं। या हम कहें कि किसे हम कह सकते हैं वर्ण। व्याकरण के दृष्टिकोण से मैं आपको एकदम ये नहीं बता रहा हूँ कि जो व्याकरण में लिखा हुआ है एकदम उसकी परिभाषा, एकदम समान परिभाषा, सिंपल परिभाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, आवाज़ें जो है, मनुष्य है या जानवर है, आवाज़ें सब निकालते हैं। पर मुझे बताइए कि क्या हर आवाज़ का कोई, हर आवाज़ का अर्थ होता है। तो आप कहोगे नहीं, हर आवाज़ जो निकलती है उसका कोई हमेशा अर्थ नहीं होता। तो फिर ये वर्ण क्या हुए। तो देखिए, याद क्या रखें कि हम लोग वर्ण व्याकरण के दृष्टिकोण से उसे मानते हैं ना, कि हमने कुछ बोला और ये ध्वनि निकली और इसका अपना अर्थ है, तो हम मानते हैं कि वो वर्ण है। तो कुल मिला के यही है। अब दूसरा आता है, कभी कभी आप व्याकरण की किताब पढ़ते होंगे तो वहाँ पर बड़ा अच्छा शब्द आता है, वर्ण विचार। वर्ण विचार, ये वर्ण विचार क्या है। तो देखिए, साधारण सा बताता हूँ कि व्याकरण में दिए गए हैं नियम। अब उन्हीं नियमों का पालन करते हुए आपको वर्णों का शुद्ध लेखन करना है, उसका शुद्ध उच्चारण करना है, अशुद्ध प्रयोग करना। यही है वर्ण विचार। अब यहाँ पर आपके पास छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एग्जामिनर के द्वारा यहाँ प्रश्न बना लिया जाता है। तो पहले इससे परिचित हो जाते हैं, उसके बाद सीधा हम लोग आ जाएंगे स्वर व्यंजन पर, स्वर वर्ण पर और व्यंजन वर्ण पर। देख ले। तो सबसे पहले यहाँ पर एक यहाँ लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। मैं पूछ रहा हूँ मौखिक इकाई, ना कि लिखित इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है। तो ये होती है ध्वनि। जो हम लोग बोलते हैं, जो ध्वनि बाहर आती है, तो इस रूप में ये जो होती है मौखिक इकाई के रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि को माना गया है। पर वही लिखित इकाई यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लिखित इकाई क्या होता है, सबसे छोटी लिखित इकाई भाषा की क्या होगी, तो ये फिर हो जाता है वर्ण। या प्रश्न ये बना दिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग कौन होता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वहाँ वर्ण होगा, ध्वनि होगा, शब्द होगा, वाक्य होगा। तो याद रखेंगे वर्ण होता है। अब यदि अर्थ के आधार पर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ये शब्द होगा। या भाव और भावार्थ के आधार पर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, तो ये वाक्य होगा। अब भाषा की सबका सबसे बड़ा अंग यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वाक्य। यहाँ देखिए, यहाँ पर कुल मिला के 6 है।
और यहाँ से एक प्रश्न तो आपको मान के चलिए आपसे पूछ लिया ही जाएगा। मौखिक इकाई पूछ लिया जाए, लिखित इकाई पूछ लिया जाए, या तो पूछा जाए सबसे छोटी इकाई पूछा जाए, या अंग पूछा जाए, या फिर आपसे अर्थ के आधार पे पूछ लिया जाए, या भावार्थ के आधार पे, या भाषा का सबसे बड़ा अंग पूछ लिया जाए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। मौखिक इकाई में ध्वनि याद रखेंगे, लिखित इकाई में वर्ण। सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो वर्ण हो जाएगा, और अर्थ के आधार पर शब्द हो जाएगा, और भावार्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई वाक्य। सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो ये हो जाएगा वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल आपसे मैं ज़रा पूछ रहा हूँ, वर्णमाला। कभी कभी है ना, अधिकतर एग्जाम में यही प्रश्न तो मतलब कि मान के चलिए आपसे एग्जामिनर पूछ ही लेता है कि वर्णमाला क्या है, दे देगा, पूछेगा वर्णमाला है, ये पूछ लेता है। तो वर्णमाला क्या है? हमारे पास हिंदी में कुल मिला के 56 वर्ण है, ठीक है। अब उसे हमने कहीं भी तो नहीं रख दिया ना, उन्हें व्यवस्थित किया है। तो व्याकरण यदि परिभाषा आप देख लेना, यदि मैं इसे बताना चाहूँ परिभाषा क्या होगी, तो सीधा सा मतलब है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो ये इतना ही सवाल पूछेगा, वर्णमाला क्या है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बस इतना ही याद रखें। अब कुछ देख लीजिए, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है, जैसे इससे आप थोड़ा परिचित होंगे। आपके पास वर्ण है, आपने वर्ण से क्या बनाया, अक्षर बना लिया। अब अक्षर आपके पास है तो आपने अक्षरों को मिला के शब्द बना लिया। अब शब्द आपके पास है, शब्दों को मिला के आपने पद बना लिया। अब पदों से बना पदबंध, और पदबंध से बना उपवाक्य, और फिर बना वाक्य। ये क्रम तो आपको पता ही होगा। चलिए अब हम बात करते हैं सीधा वर्ण के बारे में। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे कि 2 ही प्रकार के होते हैं वर्ण। अच्छा, एक सवाल होता है, वर्ण 2 प्रकार के क्यों? अंग्रेजी में तो केवल सॉरी अभी बात नहीं करते हैं। वर्ण 2 प्रकार के क्यों है, स्वर है और व्यंजन क्यों है? देखिए इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, कारण है इसकी प्रॉपर्टी मतलब इसका गुण। देखिए कुछ वर्ण ऐसे थे ना जिनका उच्चारण जो था या लेखन जो था बड़ा स्वतंत्र रूप से किया जा रहा था, तो उन्हें मान लिया गया कि वह स्वर है। और कुछ वर्ण ऐसे थे जिनका लेखन करने में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती थी, तो वैसी स्थिति में उन्हें मान लिया गया कि वो व्यंजन वाले वर्ण हैं। तो सिंपल सा बस इतना ही याद रखें, 2 प्रकार के ही वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में यदि बात किया 2 ही प्रकार के वर्ण होते हैं, एक तो स्वर वाले वर्ण होते हैं और दूसरा व्यंजन वाले वर्ण होते हैं। आएंगे हम लोग परिभाषा में देख लेंगे व्याकरण के दृष्टिकोण से वर्ण, स्वर वर्ण किसे कहते हैं या व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। पर यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई जिसे आप थोड़ा जान लें तो अच्छा रहेगा। जैसे वर्णों की जो गणना है ना, चलिए थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। हमारे पास 56 वर्ण, मैंने अभी आपको एक भी वर्ण से परिचित नहीं करवाया है, बस ये चीज़ ध्यान रखें। कुल मिला के हिंदी में 56 वर्ण है, अभी अभी तक याद रखें। तो ये जो 56 वर्ण है ना, इनकी गणना जो है ना, इनकी गणना 2 आधारों पे की जाती है। एक तो उच्चारण के आधार पर और दूसरा लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर, उच्चारण और लेखन के आधार पर। और आपका एग्जामिनर बार बार क्या करता है, पूछ लेता है कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं। कभी पूछ लेता है कि हिंदी में उच्चारण के दृष्टिकोण से कुल कितने वर्ण हैं, या तो फिर कभी ये पूछ लेता है कि लेखन के दृष्टिकोण से हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, ये पूछ लेता है। तो आइए एक बार हम यहाँ पर, अभी मुझे लगता है कि अभी इसकी गिनती करना सही नहीं होगा। जब तक आप वर्णों से परिचित नहीं हो जाते हैं तब तक इसकी गणना आप यदि मैं बता भी दूँ तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं। तो अभी हम इसे रहने देते हैं। बस इतना मैं बता देना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर 56 वर्ण है। तो आइए हम पहले जान लेते हैं कि अभी मैंने 2 वर्णों के बारे में बताया ना कि हिंदी में कुल मिला के 2 ही प्रकार के वर्ण हैं, एक तो स्वर है, एक व्यंजन है। परिभाषा से परिचित हो गए कि कुछ की प्रॉपर्टी क्या आती कि इन्हें स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता था, स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता था, उच्चारण किया जा सकता था। और कुछ ऐसे थे जिन्हें अन्य वर्णों की सहायता से लिखा जा सकता था, मतलब स्वर वर्णों की सहायता से लिखा जाता था तो उन्हें व्यंजन मान लिया। जिन्हें स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता था, उच्चारण किया जा सकता था, उन्हें मान लिया कि वे स्वर के वर्ण हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक तो स्वर वाले वर्ण और व्यंजन वाले, दूसरा होता है व्यंजन वाले वर्ण। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं स्वर्ण वर्ण के बारे में। मुझे उम्मीद है अब इसकी परिभाषा से आप परिचित हो गए। वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से और लेखन स्वतंत्र रूप से किया जा सके, हम मानते हैं कि वो जो वर्ण होते हैं वो स्वर के वर्ण होते हैं। अब हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये प्रश्न हो सकता है आपका एग्जामिनर पूछ ले, और ज़रूरी नहीं ये प्रश्न पूछे। पर देखा गया है कि यहाँ पर पूछा गया है बार बार ये प्रश्न की स्वर वर्णों की संख्या
क्या है, पर ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न पूछे, मात्रा पूछ सकता है क्या। ठीक है, स्वर वर्णों की संख्या इतनी है, मात्राएं कितनी होती है। मात्राएं हिंदी में मात्राओं की कुल संख्या क्या है। अभी मैं मात्रा के बारे में थोड़ा सा उल्लेख कर दूंगा कि मात्रा का क्या प्रभाव पड़ता है, अभी हम जानेंगे उसके बारे में। तो याद क्या रखना है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या होती है 11। अब ये 11 कौन कौन है ये देख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे की बातें हम यहाँ पर थोड़ा जानेंगे। स्वर वर्णों के बारे में कुछ विशेष प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानेंगे। वो वर्ण कौन कौन है वो ज़रा देखिए, 11 वर्ण कौन कौन है। तो ये देखिए आपका ह्रस्व आ है, आइए आपका ये आपका ह्रस्व आ है, आइए आपका दीर्घ है। आप इसे छोटा भी कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। छोटा बड़ा आ इसे कर सकते हैं ई, और ये हो गया आई। छोटा और बड़ा ये हो गया ऊ, और ये हो गया औ, मतलब कि छोटा और बड़ा ह्रस्व कहिए या दीर्घ कहिए। फिर ये हो गया रैप ऋषि, और ये हो गया ए, और ये हो गया आई। मतलब ये छोटा और बड़ा ह्रस्व कर सकते हैं, दीर्घ कर सकते हैं। फिर ये हो गया ओ, और ये हो गया आपका औ। छोटा और बड़ा मतलब ह्रस्व और दीर्घ ओ। बातें स्पष्ट हो गई। अब देखिए यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या तो 11 होती है, पर मात्राएं केवल 10 ही होती है। अभी मैंने जितना ही बताया ना, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे देख रहे हैं 11 है, गिन लीजिए 2 4 6 8 10, अरे ये हो गया 11। 11 है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको आप इसको देख लीजिए, ये जो आ को मैंने इंडिकेट किया ना, इसे देखिए, इसकी अपनी कोई भी मात्रा नहीं है। अब यहाँ पर इसकी जो मात्रा है हम कुछ इस प्रकार इसको लिखते हैं। इसकी जो मात्रा है छोटी ई की मात्रा को हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। बड़ी ई की मात्रा को कुछ इस प्रकार लिखते हैं। ऊ की मात्रा को हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार। अब बड़ी ऊ की मात्रा को कुछ इस प्रकार लिखते हैं। और ऋषि की जो मात्रा है कुछ हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। और ए की मात्रा हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं, और आई की मात्रा हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं। और ओ की मात्रा हम लोग जरा से घटा लो, ओ की मात्रा हम लोग लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। ओ की मात्रा ये हो गई। अब बड़ी ओ की मात्रा हो गई कुछ इस प्रकार से। अच्छा, मात्राओं का हम लोग मात्रा के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं या इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आपने खोटा पढ़ा होगा ना, तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, बड़ा बढ़िया चीज़ लिखा हुआ है कि यही मात्रा जानते हैं, यही मात्रा जो है ना व्यंजन के रूप में परिवर्तन लाती है। व्यंजन के रूप में परिवर्तन लाती है जब ये जब देखिए एक उदाहरण ले ही लेता हूँ। ये हो गया का। व्यंजन वन की परिभाषा क्या है कि इसे स्वतंत्र रूप से उसका उच्चारण नहीं किया सकता। उच्चारण करना है तो वैसे स्थिति में आपको स्वर वर्णों की सहायता लेनी होगी, या उच्चारण कीजिए या लेखन कीजिए, आपको स्वर वर्णों की सहायता लेनी ही पड़ेगी। अब यदि मैं मान के चलूँ यहाँ पर ये जो व्यंजन का वर्ण है का, इसको अलग करना चाहूँ कि हम व्यंजन का जो वर्ण है इसको अलग कर लेते हैं। हमको यदि स्वर रहित दिखाना है किसी भी व्यंजन को, तो इसमें नीचे में हलन चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताइए आर क्या इसमें जुड़ा हुआ था। आप कहोगे ये जुड़ा हुआ है ना, का के साथ में आ जुड़ा हुआ है, तब जाके इसका निर्माण हुआ है, इस का के व्यंजन का निर्माण हुआ है। तो कहना मैं यही चाहता हूँ कि ये जो मात्राएं होती हैं ना, यही मात्राएं जानते हैं इसके इन वर्णों के, इन व्यंजन वर्णों के साथ में जुड़ती है और इसके रूप में परिवर्तन ले आती है। खोटा में से कहा गया है 12 खंडी। खोटा में इसे ही 12 खंडी कहा गया है कि मात्राएं क्या करती है, यही मात्राएं व्यंजन के साथ जुड़ जाती है। अब जब जुड़ती है तो उसके रूप में परिवर्तन लाती है, और इसी यही सारी स्थितियों को कहते हैं कि क्या है, ये स्थितियाँ कहलाती है 12 खंडी। तो याद क्या रखना है, कुल मिला के हिंदी में 11 वर्ण हैं। अभी हम देखेंगे 2 अन्य वर्ण भी है, पर अभी हम मान के चल रहे हैं कि कुल मिला के, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये उच्चारण के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ। अभी लेखन के दृष्टिकोण से देखेंगे 2 अन्य वर्ण भी शामिल भी हो जाएंगे इसमें, स्वर वर्ण में उन्हें भी शामिल कर लिया जाएगा। अभी बस इतना याद रखें कि हिंदी में यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या क्या होती है, तो ऑप्शन में 11 है, तो आप उसे ही सही मानेंगे। पर यदि आपसे पूछा लेखन के दृष्टिकोण से हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तब 13 होगी। देखिए सारे कन्फ्यूजन को मैं अंत में दूर कर दूंगा, अभी बस समझते चलिए। तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है, और मात्राएं कितनी होती है, 10 ही होती है। ये 2 चीज़ें याद रखिए। मात्राएं आपको उम्मीद कर रहा हूँ जितनी मात्रा मैंने आपको बताई होगी सब आपको याद हो गया होगा, सब ध्यान में आ गया होगा। छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा,
तो केवल एक की मात्रा नहीं होती है और वो है आपका इसका। याद क्या रखना, आ जो होता है, हस्व आ जो होता है, उसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। क्या बातें स्पष्ट हो गई है ना, समझ में आ गया ना कि कुल वर्णों की हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है और मात्राएं केवल 10 ही होती है। और यही मात्रा क्या होती है, जो व्यंजन वर्णों के साथ में जुड़ती है तो उसके रूप में परिवर्तन ला देती है, और कोठा में इसे कहा जाता है 12 खंडी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं स्वर वर्णों के बारे में, तो स्वर वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने देखा ना कि 11 जो, सॉरी माफ करें, अभी हमने देखा ना कि ये जो 11 स्वर्ण वर्ण थे, ये दो प्रकार की होती है। अब ये दो प्रकार क्यों, देखिए कुछ स्वर को ऐसे देखा गया ना, कुछ स्वर ऐसे थे जिनका उच्चारण और लेखन पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से किया जा सक रहा था, लेकिन कुछ स्वर ऐसे थे जिन्हें अन्य स्वरों से के मिलाने से ही बना मतलब कि कहने का मतलब यह है कि कुछ स्वर ऐसे थे जिनका जन्म जो जिसका निर्माण जो था एकदम स्वतंत्र रूप से हुआ, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता था, जिनका लेखन स्वतंत्र रूप से किया जा सकता था, और तो उन्हें मान लिया गया कि वो मूल स्वर थे। जैसे आ, ये सब हस्व आ है, हस्व ई है, हस्व ऊ है। आप इसे छोटा आ भी बोल सकते हैं, छोटी ई भी, और छोटा ऊ भी बोल सकते हैं। तो देखा गया इन तीनों में ना कि इनका जो निर्माण था पूरा तरह से स्वतंत्र था, मतलब लेखन और उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से कर सकते थे, तो इन्हें मूल स्वर मान लिया गया, इन्हें मूल स्वर कहा गया। और कुछ स्वर ऐसे थे, जैसे 11 में तो चले गए, अब 8 स्वर इनमें से ऐसे थे, 8 स्वर इनमें से ऐसे थे कि देखा गया क्या कि इनका जो निर्माण था इन मूल स्वरों से हुआ था, इन मूल स्वरों के जोड़ने से इनका निर्माण हुआ था, तो इन्हें कहा गया कि ये संधि वाले स्वर है। तो बातें समझ में आ गई होगी ना, मूल स्वर क्या होते हैं या फिर संधि स्वर क्या होते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, देख लीजिए क्या है। मूल स्वर किसे कहते हैं देख लेते हैं। ऐसे स्वर जिसका जन्म स्वतंत्र रूप में हुआ है मूल स्वर कहलाते हैं। अब संख्या इसकी कितनी होती है, इसकी संख्या होती है 3। आइए मूल स्वर आपके हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, आ ई और ऊ सारे के सारे छोटे रूप है, हस्व रूप है, आ ई और ऊ। चलिए दूसरा था संधि स्वर, दूसरा प्रकार क्या हो गया आपका, संधि वाले स्वर। अब इसको जरा देखिए, संधि वाले स्वर मतलब संधि से समझ में आ रहा है कि जुड़ने से दो स्वर वर्णों के जुड़ने से ये बना होगा। एक बार परिभाषा भी देख ले, संधि स्वर किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछ ले तो आप आसानी से इसका उत्तर दे पाए। चलिए देखें, दो स्वरों को जोड़कर बनाए गए स्वर को संधि स्वर कहा जाता है। सही है। संधि स्वर भी दो, आप देखिए यहाँ पर संधि स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल संधि स्वर और दूसरा होता है संयुक्त संधि स्वर। चलिए मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखिए मूल संधि स्वर मतलब अभी मैंने देखा ना कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, आप कहोगे 3 ही है, और संधि स्वरों की संख्या कितनी है तो आप कहोगे 8 है। आइए इसको जरा समझ लेते हैं पहले। तो मूल संधि स्वर में क्या, देखिए आपके पास है आ, आपके पास है ई और आपके पास है ऊ। अब क्या है, ये अपने ही साथ जुड़ेंगे, अपने ही मूल रूप से जुड़ेंगे और एक नए प्रकार के स्वर्ण वन की रचना करेंगे। देख रहे हैं, आ का निर्माण हो गया, बड़ी आ का निर्माण हो गया। अब आर ई फिर से जुड़ेंगे और इसका निर्माण करेंगे। दिगरी का ऊ और ऊ जब जुड़ेंगे तो निर्माण करेंगे ये बड़ी ऊ का। तो अब मेरे पास कितने स्वर हो चुके हैं, तो 3 तो हो गए मूल स्वर और 3 हो गए मेरे पास मूल संधि स्वर। अब बच कितने गए, 3 3 6 तो हो ही गया मेरे पास। अब बच गए हमारे पास केवल और केवल 5 बच गए हैं ना। अब यहाँ पर आते हैं संयुक्त संधि स्वर। अब यहाँ पर होगा क्या कि अब मेरे पास है ये वाले स्वर, ये और ये, अब ये आपस में जुड़ेंगे, आपस में जुड़ेंगे। अब जब ये इससे जुड़ेगा तो आपको बनाएगा ये, सही है। अब ये इससे जुड़ेगा तो बनाएगा ये। तो अब मेरे पास कितना हो गया, 2 तो आ गए भाई, यहाँ पर ए आ गया मेरे पास, ये ओ आ गया, बच गए 3। अब क्या होगा, ये अब इसके साथ जुड़ेगा और हमको देगा ये, सही है। और ये अब इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा और ये हो जाएगा आपका
सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, इसको हटाते हैं, इसको ज़रा, चलिए फिर से हटा देता हूँ। बस यहाँ पर देखते हैं, रुकिए थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक से लिखा हुआ, आप इसको देख पाएंगे, हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर इसको ज़रा देखिए क्या होगा। यहाँ पर देख लिया था वहाँ पर हमने ना कि अपने ही रूप से जब जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर मेरे पास 3 आ गए थे, 3 वहाँ थे, 6 हो गए थे, अब बच गए थे केवल 4, यहाँ पर 8 बच गए थे। ऋषि वाला अलग है आपका, री अलग है, इसका निर्माण अलग से किया गया है, ये अलग स्वर है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जुड़ेगा ई के साथ तो हमको बनाएगा, देखिए यहाँ पर आ जो है ई के साथ जुड़ा तो ए बनाया, आ जो है ए के साथ जुड़ा तो बड़ा वाला ए बना, फिर आ जो है ऊ के साथ जुड़ा छोटा वाला ओ बना, और आ जो है फिर ये इसी के साथ जुड़ा और हमें बना के क्या दिया, दीर्घ ओ। तो कुल मिला के मूल स्वर कितने, मूल संधि स्वर नहीं बोला, मूल स्वर कितने, तो आप कहोगे मेरे पास हो गए आ ई और ऊ, ये हो गए मूल स्वर। अब मूल संधि स्वर कितने हो गए, तो ये कहोगे ये अपने ही रूप से जुड़े जाएंगे और हमें बना के देंगे कुछ इस प्रकार से। क्या बात है क्लियर? कितना हो गया, 3 3 6। अब संयुक्त संधि स्वर में क्या होगा कि आर ई जुड़ के बनाएंगे ए, आर ए जुड़ के बन के बनाएंगे ये, आर ऊ जोड़ करके जुड़ेंगे और आपस में बनाएंगे ये, और आ और ओ जुड़ करके बनाएंगे ओ। सबकी मात्राएं आपको ध्यान में है ना, सबकी मात्रा ध्यान में रखे, और संख्या कितनी है हिंदी में स्वर वर्णों की, बस इतना ही मोटा मोटी एकदम बताते हैं, मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं वर्गीकरण, वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। किताबों में जब पढ़ते होंगे तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि आखिर जो भी हमने 11 वर्ण पढ़े हैं इन्हें अलग अलग भागों में क्यों बांट दिया गया है, क्या ज़रूरत थी। तो देखिए हर एक वर्ण की ना, हर एक स्वर वर्ण की क्या है, अपनी एक विशेष प्रॉपर्टी है। अब देखा क्या क्या कि कुछ जो भी मैंने 11 वर्णों की चर्चा की है, मैं यहाँ पर एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ, इससे जो है ना आसानी हो जाएगी। सब मैं छोटा वाला रुक लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद ये बड़ा वाला लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर 4 और लिख लेते हैं ए, और ये हो गया, सॉरी इसको हटा देता हूँ, अच्छा रुक जाइए, ये हो गया और ये हो गया ए, और फिर बड़ा वाला दीर्घ वाला ओ हो गया, और ये ऋषि, ये हमारे पास 11 स्वर के वन है ना। तो अब यहाँ पर देखा क्या गया, ये जो आधार है इसको अलग अलग भागों में बांटने का क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें पढ़ना पड़ रहा है इन आधारों के बारे में, इनका वर्गीकरण के बारे में क्या आवश्यकता पड़ गई। तो ज़रा इसको समझ लेते हैं। अब हुआ क्या, देखिए समझिए, कुछ वर्ण ऐसे थे जिनका उच्चारण करने में क्या हो रहा था, कम समय लग रहा था, और कुछ ऐसे थे जिनका उच्चारण करने में अधिक समय लग रहा था। तो ये एक आधार बना करके क्या किया गया, इसे बांट दिया गया कि हाँ कुछ स्वर के वर्ण का नेचर इस प्रकार का है, कुछ स्वर के वर्ण का नेचर इस प्रकार का था। आगे फिर क्या देखा गया कि आगे फिर क्या देखा गया कि कुछ वर्ण स्वर वर्ण जो थे ना उनका उच्चारण करने में क्या हो रहा था कि जीभ जो होती है ना उसका आगे का भाग या पीछे का भाग या मध्य का भाग क्रियाशील था, समझ गए। उसके अलावा देखा गया कुछ में क्या कि जो है ना जो उच्चारण कर रहे स्वर वर्णों का, तो उसमें क्या रहा था, मुंह पूरा खुल रहा था, या कुछ में कम खुल रहा था, या कुछ में खुल ही नहीं रहा था, सॉरी खुल रहा था मगर थोड़ा सा पूरा खुल रहा था, आधा खुल रहा था, या तो फिर बहुत ही कम खुल रहा था। तो उसके आधार पर फिर वर्णों को बांट दिया गया। फिर ओठों की स्थिति के आधार पर कि ओठ किस प्रकार का, वृत्त बना रहे कि वृत्त नहीं बना रहे, इसके आधार पर बांट दिया गया। फिर एक और आधार बनाया गया कि कुछ वर्ण ऐसे देखे गए, कुछ वर्ण ऐसे थे जिनका उच्चारण करने में क्या था कि हवा जो है केवल मुंह से बाहर आ रही थी, पर कुछ ऐसे थे जिनका उच्चारण जब किया जा रहा था तो हवा जो थी मुंह के साथ साथ बाहर से भी, नाक से भी बाहर आ रही थी। तो उसके आधार पर इन 11 वर्णों को अलग अलग भागों में बांट दिया। ये सारी जो आधार है इनकी विशेष प्रॉपर्टियाँ, विशेष विशेषताएँ या गुण बताती है विशेष रूप से। अब कुछ वर्ण ऐसे थे, जैसे स्वर वर्णों के बारे में कहूँ कि जब इनका उच्चारण किया जा रहा था तो स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा था। कंठ में आपको पता होगा वॉइस बॉक्स होता है, यहाँ से आवाज़ बाहर आती है, तो यहीं पर क्या था कि वर्णों का उच्चारण करने के समय में क्या था कि देखा गया कि कंपन हो रहा। तो इसके आधार पर इसे 2 भागों में बांट दिया गया। तो यहाँ पर मैंने जितनी बातें कही ना सभी लिखी हुई है। स्वरों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला तो उच्चारण काल के आधार पर कितना समय लग रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो इसे 2 भागों में बांटा गया, ह्रस्व और दीर्घ मुख्य रूप से।
और आपने किताबों में पढ़ा होगा पुलुत। पर आप मुझे बताइए क्या ऐसा कोई वर्ण है अभी हमने पढ़ा है जिसका उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लगता है? हाँ, संस्कृत में देखने को मिलता था, पर आप यहाँ मान के चलिए पुलुत भी, चलिए पूछ लेगा आपका एग्जाम ना, तो मान के चलेंगे कि चलिए ठीक है। पर मुख्य रूप से ये दो ही थे, हर्ष व अधिग्र। ठीक। अब जीव की क्रियाशीलता के आधार पे या प्रयोग के आधार पे, मतलब कि अग्रभाग जीव का आगे का भाग क्रियाशील है उच्चारण करते समय, कि पीछे का भाग, कि मध्य का भाग। तो इसके आधार पे 3 भागों में से बांटा गया। आप मुंह जो खुल रहा था वो कितना खुल रहा था, इसके आधार पर, फिर ओठों की सिद्धि के आधार पर, फिर हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर और घोष के आधार पर। तो एक एक करके सबसे पहले हम सब देखते हैं उच्चारण काल के आधार पर ये जो अभी हमने 11 वर्ण पढ़े हैं भाई, इसे कितने भागों में बांटा गया। मुख्यतः 2 ही भाग में बांटे गए हैं, ह्रस्व अधिग्र में। ठीक है। पर यहाँ पर पुलुत को शामिल कर लिया हूँ, मगर ऐसे वर्ण जो थे हिंदी में अब प्रयोग में नहीं आ रहे हैं। इसका प्रयोग ऐसे वर्ण जो थे ना, इस ऐसे वर्ण आपको देखने को मिलेंगे संस्कृत में, जहाँ उसका उच्चारण करने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता था। बातें समझ आ गई होगी। तो उच्चारण काल के आधार पर किताबों में जो लिखा हुआ उसे मैं बता रहा हूँ कि 3 आधारों पर, मतलब कि 3 भागों में बांटा गया है। बताया गया कि 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक तो ह्रस्व स्वर होते हैं, एक दीर्घ होते हैं और एक पुलुत होता है। ह्रस्व स्वर का मतलब साधारण सा है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लग रहा है, तो उन्हें कहा गया कि वो ह्रस्व वाले स्वर है, ह्रस्व स्वर है, ये कहा गया। अब ये ह्रस्व स्वर कौन कौन है, तो अभी हमने मूल स्वर के बारे में पढ़ा ना, तो ये आ ई और उ जो सब छोटा रूप था ना, आ रै ऋषि, रै पे ऋषि, जो ऋषि री है जो, ये सारों को बताया जाता है कि ह्रस्व वाले स्वर है। देखिए एग्जामिनर प्रश्न क्या बनाएगा, 4 ऑप्शन दे दीजिएगा और आपसे प्रश्न का सवाल ये पूछेगा कि पहचान कीजिए ह्रस्व स्वर का, ये पहचान करने के लिए बोल दिया जाए, या फिर आपसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे बोलेगा दीर्घ स्वर की पहचान करें। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे ना, ह्रस्व स्वर समझ में आ गया ना, कम समय लग रहा है उच्चारण करने में। और कौन कौन है आप देख लिए होंगे, 4 ही होते हैं ह्रस्व स्वर, है ना। अभी हमने देखा ना 11 के बारे में, उसमें से 4 जो है ये ह्रस्व होते हैं, मतलब कि कम समय लगता है उच्चारण करने में। अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान क्या रखें कि ह्रस्व स्वर को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे मूल, लघु, छोटा, एकमात्रिक स्वर। मतलब कहा जाए ह्रस्व स्वर को इन सभी वर्णों, मतलब इन सभी वर्णों मतलब कौन, ये जो है ना, इन सभी को मूल स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, एकमात्रिक स्वर वर्ण भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में आप रख लेंगे। अब दीर्घ स्वर के बारे में याद क्या रखें, अधिक समय लगेगा, साधारण है। संख्या कितनी है तो आप देख लेंगे, यहाँ 4 थे तो यहाँ बच गए 7। अब ये संख्या देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने सबको है। जितने बड़े वाले जो थे ना, मैंने बताया था, जितने बड़े वाले स्वर वर्ण थे वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर इससे। ठीक है। अब यहाँ दीर्घ स्वर को 8 नाम से भी जाना जाता है, जैसे गुरु, बड़ा, संधि, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है दीर्घ स्वरों को। संख्या कितनी, 7। प्रश्न बहुत सिंपल बनाएगा कि ह्रस्व स्वरों की संख्या हिंदी भाषा में कितनी है, तो आप कितने याद रखोगे, आ ई और उ सब छोटे वाले, और री, ऋषि वाला री, ध्यान रखें। 4 हो गए, और दीर्घ यदि पूछेगा तो कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। अब पुलुत में कोई भी स्वर नहीं है भाई, यहाँ पर आप मत सोचना कि पुलुत में कोई स्वर है, नहीं है। यहाँ पर आपको हिंदी भाषा में ऐसा कोई भी स्वर नहीं है जो पुलुत स्वर हो। क्यों, क्योंकि ऐसा स्वर हिंदी भाषा में है ही नहीं। ये ऐसे स्वर आपको संस्कृत में देखने को मिलेगा, पर समझाने के लिए इसे 3 भागों में बांट के बताया गया है कि ऐसे स्वर भी हुआ करते थे। पर हिंदी भाषा में ऐसा कोई स्वर नहीं है जिसका उच्चारण करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता हो। चलिए अब बात करते हैं दूसरे आधार के बारे में। अब मेरे पास 11 वर्ण हैं, अभी तो हमने देख लिया 11 वर्णों को उच्चारण काल के आधार पर बांटा गया, ह्रस्व, दीर्घ, पुलुत में। अब जीव की क्रियाशीलता के आधार पर भी क्या था कि इसे 3 भाग में बांटा गया, इन 11 वर्णों को। अब कुछ का उच्चारण करने में क्या था, अग्रभाग क्रियाशील था जीव का, कुछ का मध्य भाग और कुछ का पार्श्व। देख लीजिए यहाँ पर सारी बातें। अब कौन कौन है इसे देख लीजिए। अब जब ई, ये जो छोटा ई या बड़ा ई है, और ए है, छोटा ए या बड़ा ए है, मैं ह्रस्व दीर्घ शब्द का प्रयोग कर सकता हूँ, मगर छोटा और बड़ा करने से क्या होगा, थोड़ा सा आपको रिलेट करने में अच्छा लगेगा। छोटा है और बड़ा है, तो मैं इसलिए छोटा बड़ा शब्द का ही प्रयोग कर रहा हूँ। तो अग्रस्वर यहाँ पर क्या होगा कि अब जब इसका उच्चारण करेंगे ना, ये जो छोटा और बड़ा ई है, या ए है या ए है, यहाँ पर जीव का आगे का भाग क्रियाशील होगा। इसी क्रियाशीलता के कारण इसका निर्माण होता है। उच्चारण करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आ जो है इसमें क्या होगा, जीव का मध्य का भाग क्रियाशील होगा।
बाद में कि यहाँ पर आ बड़ा आ है, फिर ये छोटा ऊ है, फिर औ है, बड़ा ऊ है, औ है, औ है, फिर आया है। देखिए इसको मैं अभी हटा देता हूँ, इसका भी हटा देता हूँ, ये अनुस्वार है, अभी हमें इससे बात नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इन सब के उच्चारण में क्या होगा कि पीछे का जो जीव का पीछे का जो भाग है ना वो क्रियाशील होगी। उच्चारण करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी। अब तीसरे आधार के बारे में बात कर ले होते हैं हम लोग, मुख्य द्वार। अब कुछ वर्णों को उच्चारण मैंने बताया ना कि कुछ वर्ण जो था वर्ण को जो 11 वर्ण थे ना, इनका उच्चारण जब किया जा रहा था तो मुख का कुछ भाग जो था पूरा तरह से खुल रहा था, कुछ आधा खुल रहा था, कुछ आधा बंद था, कुछ में क्या हो रहा था कि लगभग बंद ही था, लगभग बंद था, थोड़ा बहुत खुला हुआ था उच्चारण करने में। तो इसके आधार पर 4 प्रकारों में से क्या किया गया, चार भागों में बांटा गया, 4 प्रकार। तो मुख्य द्वार खुलने के आधार पर स्वर्ण वर्णों के स्वर्ण वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में ध्यान रखें, अच्छा रहेगा। ओपन, हाफ ओपन, हाफ क्लोज और क्लोज। अब यहाँ पर ये सारे लिखिए, इसे देख लीजिए। ओपन में आता है आ, ये बड़ा वाला आ है, फिर छोटा वाला आ, फिर बड़ा वाला ए, फिर बड़ा वाला ओ, और फिर इसे अभी मैं हटा देता हूँ, अभी अनुस्वार को शामिल करना सही नहीं होगा। फिर उसके बाद छोटा वाला ए और छोटा वाला ओ, उसके बाद छोटा वाला ई और बड़ा वाला ई, फिर ऊ और औ। बातें समझ में आ गई होगी। तो एक दो बार आप देखेंगे ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। संभावना कम है प्रश्न बनाने की, पर जब हम पढ़ रहे हैं तो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा ना कि ये जो सारी बातें आपकी जब किताबें पढ़ने के लिए बैठते होंगे ना तो समझ में आपको आती नहीं होगी कि क्या बातें बताना चाह रहा है हमको, या कभी कोई याद नहीं हो पाती है ऐसी सारी चीज़ें। उम्मीद कम है कि यहाँ से प्रश्न बनाए जाएंगे। पर यदि मान के चला जाए कि आपका एग्जामिनर स्मार्ट निकला, यदि प्रश्न बना दिया जाए तो कम से कम आपको इस बातों की जानकारी इतनी होगी और एग्जाम में प्रश्न बन जाएंगे तो आप आसानी से हल कर पाओगे। तो बातें समझ में आ गई। अब चौथे आधार के बारे में ज़रा बात कर लिया। अब चौथा आधार क्या था, ओठों की स्थिति। 11 वर्ण हमारे पास है। उच्चारण करते घड़ी क्या देखा गया कि ओठ की स्थिति क्या है, वृत्तमुखी वृत्त बना रहा है कि पूरा वृत्त बना रहा है कि आधा वृत्त बना रहा है। तो इसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। 11 वर्णों के बारे में बात करो, ये सारे यहाँ 11 वर्ण आपको मिलेंगे। क्या री को अलग करके रखा गया है, री को शामिल नहीं किया गया इसमें। जो 10 वर्ण है ना उसको शामिल किया गया। तो वृत्तमुखी में कौन आ गया, ऊ औ, फिर ओ है, औ है, फिर आ है, फिर यहाँ पर अवृत्तमुखी में आ है, फिर छोटा आ वाला आ है, फिर बड़ा वाला आ है। यहाँ पर ये इसको हटाइए, ये अनुस्वार है। चलिए फिर छोटा ई, बड़ा ई, फिर छोटा ए, अब बड़ा ए। क्लियर हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा आता है आपका ये, 5वां आधार इम्पॉर्टेंट है। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर्ण वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अभी हमने देखा ना कि हमारे पास 11 स्वर के वर्ण हैं। अब मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूँ, 2 प्रकार कौन कौन है, अनुनासिक और निनुनासिक, या आप कह सकते हैं मौखिक स्वर। अब अनुनासिक में क्या है, अनुनासिक का सीधा सा मतलब है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ क्या होगा, नाक से भी बाहर निकलेगी, तो हम मानते हैं कि वो जो स्वर के वर्ण होते हैं ना, वो जो स्वर के वर्ण होते हैं वो होते हैं अनुनासिक। बात समझ में आ गई। निनुनासिक क्या होगा, तो निनुनासिक मतलब क्या होगा, केवल केवल जो है जब उच्चारण करेंगे आप स्वर वर्णों का स्वर वर्णों का, तो मुंह से ही हवा, केवल मुंह से हवा जो है बाहर आएगी। तो हम मानते हैं कि वो जो स्वर के वर्ण हैं वो निनुनासिक है, या आप उसे मौखिक स्वर भी कह सकते हैं। अब जरा समझिए, हमारे पास 11 स्वर के वर्ण हैं। तो जितने भी 11 स्वर के वर्ण हैं वो सभी के सभी निनुनासिक होते हैं, या हम कहें मौखिक स्वर होते हैं। कारण क्या है कि उनका उच्चारण करने में केवल मुख से हवा बाहर आती है, नाक की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर सभी को आप शामिल कर सकते हैं, सभी को, सभी जितने भी स्वर के वर्ण है ना, मैंने यहाँ लिख रखा है, पर यहाँ सारे के सारे स्वर के वर्ण आ जाएंगे। तो फिर बताइए कि यहाँ पर मैंने अलग से ये अनुनासिक स्वर क्यों लिखा है, अनुनासिक स्वर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ तो हमने देख लिया कि 11 स्वर के वर्ण पढ़े और वो सभी के सभी तो निनुनासिक होते हैं। तो फिर अनुनासिक स्वर कौन होते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये देखा, ये अलग प्रकार का स्वर का वर्ण है, पर इसे कभी स्वर माना नहीं जाता, इसे अयोगवाह वर्ण माना जाता है। पर याद क्या रखिए कि इस बिंदु का प्रयोग हमेशा जो है ना स्वर वर्णों के साथ ही होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे अयोगवाह वर्ण, जब मैं बताऊंगा तो आपको वहाँ स्पष्ट बातें हो जाएगी।
तो जब स्वर वर्णों के साथ में इस बिंदु का जब प्रयोग किया जाता है ना, तो देखिए आप खुद उच्चारण करके उच्चारण कीजिए तो आपको समझ में एक बात आ जाएगा कि जब इसका उच्चारण किया जा रहा है ना, तो मुंह से हवा तो निकल ही रही है पर नाक से भी हवा बाहर आ रही है। तो बातें समझ में आ गई होगी ना। चलिए अब अगले आधार के बारे में बात करते हैं, घोष। देखिए घोष का सीधा सा अर्थ होता है घिसाइल से जन्मल आवाज़, जैसे खोटा में कहते हैं। पर हिंदी में कहा जाए तो स्वर तंत्रियों में कंठ के पास में होता है आपका वॉइस बॉक्स, और यहीं पर होगा कंपन। तो मान के चलिए कंपन हुआ तो आप मान लीजिए क्या है कि वो घोष वाले वर्ण हैं, जिसे हम लोग कहते हैं साघोष वर्ण। साघोष वर्ण। और कंपन नहीं हुआ तो हम मानते हैं कि वो आघोष वाले वर्ण हैं। तो स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारे पास जितने भी स्वर हैं इनका उच्चारण कीजिएगा तो स्वर तंत्रियों में कंपन होगा। तो मतलब कि सारे के सारे जो स्वर के वर्ण होते हैं ना, ये साघोष वर्ण होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सभी स्वर घोष ध्वनियाँ होती है। घोष कह लीजिए सघोष कह लीजिए, बात बराबर है। अब आइए हम बात कर ले जरा सा यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट डाउन करने के लिए। चलिए यहाँ मैं बताता हूँ आपको, ये थोड़ा समझ में आपको आ जाएगा। मैंने लिखा का, मैंने लिखा का, इसको हटाइए, यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने लिखा का, देख रहे हैं यहाँ पर एक लकीर का निर्माण, एक सीधी खड़ी लाइन। अब मैं इसे कर देता हूँ अलग, थोड़ा सा बेसिक जानकारी बता रहा हूँ। इसे क्या कहता है, तो इसे कहा जाता है शिरोरेखा। शिरोरेखा। और इसे कहा जाता है खड़ी पाई। आपने देखा होगा वर्णों के साथ में कभी कभी यहाँ पर बिंदु का प्रयोग होता है, इसे कहते हैं अनुस्वार वाला बिंदु। कभी कभी यहाँ पर वर्णों के साथ में यहाँ पर एक बिंदु का प्रयोग होता है, इसे कहते हैं पांचवा अक्षर बिंदु। कभी कभी वर्णों के साथ में यहाँ पर एक बिंदु का प्रयोग होता है, इसे कहते हैं ताड़न या चिन्ह। और कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, बिंदु का प्रयोग होता है, इसे कहते हैं नुक्ता वाले बिंदु, नुक्ता बिंदु। आपने देखा होगा ना, जा फा प्रयोग होते हुए। तो विशेषकर ये जो है ना, ये जो बिंदु है ना, ये अरबी और फारसी जो वर्ण होते हैं ना, वहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं। अभी हम ही देखेंगे ये अनुस्वार वाला, अभी इसके बारे में थोड़ा सा आप जान जाएंगे। बस थोड़ा सा बेसिक जानकारी थी जो मैं आपको बता रहा था। चलिए देख ले आगे। चलिए देख ले आगे। आगे हम बात क्या करने वाले हैं। देखिए हमको उम्मीद कर रहे हैं कि स्वर वर्णों को आप समझ गए होंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, संख्या क्या है, अब आधार कौन कौन थे, उन्हें अलग अलग भागों में जो बांटा गया था उसको आप समझ गए होंगे। अब जरा हम बात कर ले व्यंजन के वर्ण। समझ में आ गया, परिभाषा ज़्यादा किताबी कीड़ा बनने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही जान लीजिए ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया सकता, स्वरों की आवश्यकता होगी, चाहे लेखन करें चाहे उच्चारण करें, आपको स्वर वर्णों की आवश्यकता होगी। तो वैसे वर्ण को हम लोग क्या मानते हैं कि व्यंजन वाले वर्ण है, ध्यान रखेंगे। अब बताइए हिंदी भाषा में कितनी संख्या होती है। तो हिंदी भाषा में याद रखिए व्यंजनों की कुल संख्या बता रखी गई है। मूल व्यंजन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। मूल व्यंजनों की संख्या क्या है, 33 है। 33। अभी अंत में मैं इसकी गिनती भी करके दिखा दूंगा कि कौन कौन है। मैंने अभी 56 वर्ण आपको बताया ना, अभी हम लोग गिनती भी करेंगे। तो यदि आपका एग्जामिनर प्रश्न यहाँ से बनाएगा तो आपको कठिनाइयाँ नहीं होगी, आसानी से आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। अब यहाँ मैंने आपको बताया था एक चीज़ ना, कि जब मैं का को लिख रहा हूँ तो का के साथ में क्या क्या है, तो आप कहोगे का के साथ में व्यंजन वाला है और ये स्वर भी जुड़ा हुआ है। तो हमेशा याद क्या रखें, जब भी व्यंजन वर्णों को स्वर रहित दिखाना पड़ता है ना, तो यहाँ पर हलन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बस अभी इतना समझ में आ गया। क्या जाने हमने, व्यंजन वर्ण क्या होता है, किसे कहते हैं, संख्या क्या है, बातें स्पष्ट समझ में आ गई सब ना। अब बात करते हैं भेद के बारे में। भेद अभी हमने जिसे बांटा ना, स्वर वर्णों को बांट दिया कि भाई इतने इतने आधार है, कुछ वर्णों में विशेष प्रॉपर्टी है तो उसके आधार पर उनको बांट दिया गया। अब इसके भी 4 भेद हैं। कौन कौन है, अध्ययन की सुविधा के आधार पर, घोष के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं अध्ययन की सुविधा के आधार पर। अब चलिए एक एक करके देख ले। अध्ययन की सुविधा के आधार पर ये जो हमने अभी 33 व्यंजन पढ़े ना, अभी हमने बताया, मैंने आपको एक से ही परिचित नहीं कराया, पर अभी मान के चलिए क्या मैंने जो आपको बताया है 33 संख्या होती है मूल व्यंजनों की संख्या। अभी मान के चलिए कि आपके पास ये है 33 मूल व्यंजन।
तो अध्ययन की सुविधा के अनुसार इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया। एक तो थे स्पर्श व्यंजन, दूसरा उंथस्थ व्यंजन और तीसरा था ऊष्म व्यंजन। आप 3 भेद कर लीजिए, 3 प्रकार कर लीजिए, बात स्पष्ट है। अब एक एक करके इन सबको देख ले। स्पर्श व्यंजन, देखिए स्पर्श व्यंजन कहने का मतलब साधारण सा है कि जब आप इन 33 वर्णों में इन 33 वर्णों में से 25 वर्ण मैं निकाल लेता हूँ। अब मेरे पास अलग से बच जाते हैं 8। तो ये जो 25 वर्ण है ना, इनका जब आप उच्चारण करेंगे, मैं परिचित करवा दूंगा कौन कौन से ये 25 वर्ण हैं। तो ये जो 25 वर्ण है ना, इनका जब उच्चारण करेंगे ना, तो मुख के 2 भाग आपस में क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। या हम कहें ना, हवा जो है ना, ये मुख के भागों को स्पर्श करेगा, तो इसे ही कहा जाता है क्या, स्पर्श व्यंजन। अब इनकी संख्या हिंदी भाषा में होती है 25। अभी 25 तो होती है, पर इन्हें वर्गों में बांटा गया, 5-5 के वर्गों में। और यही कारण है कि इन सभी वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्णों को वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है। तो देखिए, आपका एग्जामिनर यहाँ पर ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या होती है या स्पर्श व्यंजन की पहचान कीजिए। हो सकता है आपकी उसके जगह पे वर्गीय वर्ण शब्द का प्रयोग कर ले, आपको संख्या पूछ ले, या तो फिर आपको ये प्रश्न पूछ ले, निम्न में से कौन एक वर्गीय वर्ण है। तो अभी इसको समझ में आ गया ना कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी, 25 होती है, 5-5 के वर्गों में बांटा गया है। अभी हम देखेंगे इसको। इसी कारण से इन सभी वर्णों को कहा जाता है कि वर्गीय वर्ण है। अब ये जो 25 वर्ण है कौन कौन है, जरा देखें। तो ये आपके सामने रहा, आपके पास 25 वर्ण सभी वर्गों में बांटा गया है। ये हो गया कॉलम, ये हो गया कॉलम 2, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5। चलिए इसको बाद में देख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 हो गए ना। तो ये हो गया कॉलम, ये हो गया रो। वर्गों में बांटा गया। देखिए वर्ग बना रहा है ना, एक वर्ग बना रहा है। यदि मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ तो बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब ये 25 जो वर्गीय वर्ण है, स्पर्श व्यंजन कौन कौन, वो देखिए। पहला है का वर्ग, जिसमें आता है 5 वर्ण, का, खा, गा, गा, गा। फिर चा वर्ग, फिर जिसमें आता है च, छ, ज, झ, ञ। टा वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ञ, न। चौथा वर्ग है ता वाला, ता, था, द, ध, न। फिर अंत में 5वां जो वर्ग है ये है पा, फा, बा, भा, मा। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जान रहा हूँ कि अभी आपको, यदि आप याद करने की कोशिश भी किए होंगे तो याद नहीं हुआ होगा। तो एक बार, एक नहीं 2-4 बार देखिएगा, बार बार देखिएगा, या किसी कागज़ में इसको उतार लीजिएगा और क्या करेंगे, दीवार में चिपका लीजिएगा। बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो स्पर्श व्यंजन है, बस इतना ही जान लीजिए कुल मिला करके कि यहाँ पर इसकी परिभाषा यदि आपको समझ में परिभाषा यदि आपको ध्यान में लगाना, तो बस इस शब्द को देखिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि मुख के 2 भाग आपस में स्पर्श करेंगे, बस। तो हम लोग मानते हैं कि वो स्पर्श व्यंजन है। संख्या कितनी, 25 है, और इसे वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें 5-5 के वर्गों में बांटा गया है। क्लियर बात, यहाँ आपने देख लिया वो स्पर्श व्यंजन कौन है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा। ये जब ये अध्ययन की सुविधा के अनुसार से जब देख रहे थे 3 प्रकार होते हैं, तो वो दूसरा प्रकार क्या था उसमें, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जब आप उच्चारण करेंगे तो जो हवा है अंदर की ओर, मुंह में अंदर की ओर जाएगी, तो उसे कहा जाता है कि वो क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अब इनकी संख्या क्या होती है, तो इसकी संख्या होती है 4। और ये वर्ण कौन कौन है व्यंजन वाले, तो ये है या, रा, ला, वा, 4। क्लियर। आगे हम बात कर ले जरा ऊष्म व्यंजन के बारे में। और ऊष्म व्यंजन में हमारे पास क्या है, ऊष्म मतलब गर्म, मतलब क्या होगा, उच्चारण करते समय जो हवा है ना, वाष्प के रूप में बाहर आएगी मुंह से, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ऊष्म व्यंजन। इसी कारण से इसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन कौन है, 4 ही इसमें भी होते हैं। ये देख लिए, उधनसा, तलबसा, समानसा और हा। क्लियर हो गए ना। चलिए अब देखें दूसरे आधार के बारे में। अच्छा हाँ, जब मैं आपको क्या बोलते हैं कि स्वर पढ़ा रहा था, तो वहाँ बहुत बातें स्पष्ट कर लिया था। यहाँ पे कुछ बातें स्पष्ट नहीं होगी ना कि जिसका जब आधार बनाकर किसका बांटा गया। तो देखिए मैं बताना क्या चाहता हूँ कि देखा गया ना कि कुछ वर्ण ऐसे थे ना, जरूरी था कि व्यंजन वर्णों को समझने के लिए आवश्यक था कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको बांटा जाए, तो बांट दिया गया। कुछ वर्ण ऐसे निकले जिसमें क्या था कि जो मुंह के 2 भाग आपस में स्पर्श कर रहे थे, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा दिया गया।
कुछ ऐसे थे जहाँ पर हवा जो थी मुंह के अंदर जा रही थी उच्चारण करने में, तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कह दिया गया। और कुछ ऐसे थे जिसमें क्या था, हवा जो थी वाष्प के रूप में मुंह से बाहर आए थे, तो उन्हें कह दिया कि वो उसमें वाले व्यंजन है, गर्म वाले व्यंजन है। 25 संख्या थी, फिर 4 था, और कितनी कितनी संख्या थी स्पर्श व्यंजनों की? स्पर्श व्यंजनों की ये 25, फिर 4, फिर 4। ये हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन, ये हो गया आपका गर्म व्यंजन, या आप कह दीजिए उसमें व्यंजन। समझ गए ना? अब यहाँ पर देखिए मेरे पास 33 वर्ण है, कुल मिला के मेरे पास 33 वर्ण है, और 33 वर्ण से परिचित हो चुके हैं ना, 33 व्यंजन वाले वर्ण से परिचित हो गए ना। 25 तो स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 भीतरी व्यंजन हो गए, इससे परिचित आप हो गए हो ना। चलिए इसको ज़रा देख लीजिए। अब ये जो 25 मेरे पास 33 व्यंजन वाले वर्ण है ना, अब यहाँ पर क्या देखा गया कि कुछ का जब उच्चारण कर रहे थे, जो कुछ का उच्चारण कर रहे थे, तो क्या हो रहा था कि कंपन हो रहा था, कंपन हो रहा था, स्वर तंत्रों में कंपन हो रहा था। कुछ का उच्चारण जब किया जा रहा था तो कंपन नहीं हो रहा था, तो उन्हें कहा गया क्या, जिसमें कंपन हो रहा था उन्हें घोष व्यंजन वर्ण कहा गया, आज जिसमें कंपन नहीं हो रहा था उन्हें कहा गया क्या, घोष व्यंजन वर्ण है वो। अब यहाँ पर हम जरा देखते हैं क्या बातें लिखी हुई है। तो घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, यही इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, 33 व्यंजन वर्णों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 2 प्रकार के होते हैं, ये तो एक होता है आघोष व्यंजन और दूसरा होता है घोष व्यंजन। अब बड़ा कंफ्यूज हो गया होगा ना कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। बड़ा बेसिक बताता हूँ, बड़ा बेसिक। 33 व्यंजन है मेरे पास। अब देखा गया क्या कि जब हम लोग उच्चारण कर रहे थे ना, तो स्वर तंत्रों में कंपन हो रहा था, स्वर तंत्रों में कंपन हो रहा था, और कुछ में देखा गया कि स्वर तंत्रों में कंपन नहीं हो रहा था। अब जिसमें कंपन हो रहा था उसे घोष व्यंजन कह दिया गया, और जिसमें कंपन नहीं हो रहा था उसे कह दिया अघोष व्यंजन, और 2 भागों में से बांट दिया। अब हमको पता होना चाहिए कि अभी हमने जितने भी 33 व्यंजन पढ़ा उसमें कौन घोष है और कौन अघोष है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से तो प्रश्न बनाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको घोष वर्ण की, या उसे हम कह सकते हैं सघोष कहते हैं, सघोष शब्द का भी प्रयोग कर सकता है घोष के स्थान पर, और ये अघोष शब्द की प्रयोग करेगा। 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है, कौन अघोष वर्ण है। 33 वर्ण है, हर किसी को समझ पाना, याद रख पाना बहुत कठिन होगा, पर मैं प्रयास करूँगा कि ये सारी चीज़ों से आपको मैं बेहतर ढंग से परिचित करा दूँ। तो चलिए ज़रा देखें, पीछे थोड़ा चले जाते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले स्पर्श व्यंजन में देखते हैं कि कौन कौन सी व्यंजन है जो आघोष है। आघोष है, आघोष मतलब कि स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होगा उच्चारण करने पर। तो ये देखिए कौन कौन है वो जानते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कॉलम, पहला कॉलम जो देख रहे हैं का वाला, ये कॉलम, ये कॉलम जिसमें निशान लगा रहा हूँ, ये और ये दूसरा कॉलम देख रहे हैं, ये होते हैं आघोष वर्ण। ये होते हैं क्या, आघोष वर्ण। मतलब इसका उच्चारण करके देखिएगा, स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होगा। पर जैसे ही इन तीनों का, ये जो 3 मैं अभी लगा रहा हूँ, ये 3 कॉलम देख रहे हैं, ये 3 कॉलम, इनका जब आप उच्चारण करेंगे ना तो कंपन होगा। तो ये घोष वर्ण है, या आप कह सकते हैं सघोष वर्ण है। तो आघोष वर्णों की संख्या कितनी हो गई, अभी तो मैंने देखा स्पर्श व्यंजन के अंदर 10 हो गए आघोष वर्ण और 15 हो गए सघोष वाले वर्ण। ठीक है, अब जरा ये आइए यहाँ पर, मेरे पास अभी आर कितने वर्ण बचे हुए, 8 वर्ण आर बचे हुए ना, ये 8 वर्ण बचे हुए, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन बचे हुए ना, अंतस्थ व्यंजन बचा हुआ, उसमें व्यंजन बचा हुआ है। तो अब इसमें से कौन कौन सा ऐसा है जो आघोष है, कौन कौन सा है आघोष है। तो इसमें से आपका है, इसमें से अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ना अंतस्थ व्यंजन को लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आते हैं, तो ये आता है य र ल और व आते हैं। और उसमें व्यंजन में कौन कौन आता है, उसमें आता है आपका सा, उधन सा, तलब सा और हा। तो आप यहाँ पे देखिए,
ये जो सा है ना, ये जो उष्म व्यंजन का तलब सा, उधन सा और ये सामान्य सा, ये होते हैं आघोष वाले वर्ण, आघोष व्यंजन वर्ण होते हैं। और यहाँ पर ये जो या राला, जितने भी अंतस्थ व्यंजन है, जितने भी अंतस्थ व्यंजन है, या रालावा, ये चारों, और एक यहाँ से ये उष्म व्यंजन हा, ये होता है साघोष कह लीजिए, घोष कह लीजिए। मतलब इनका उच्चारण करेंगे ना या रालावा और हा का, तो तंत्र में कंपन होगा। और यहाँ पर इन दोनों तीनों का, ये तो अंतस्थ व्यंजन है, तो इनका उच्चारण करने पे कंपन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी संख्या, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, मतलब हमारे पास 10 वर्ण हो गए। फिर यहाँ पर 3 हो गए अंतस्थ व्यंजन, तो कुल हो गए 13 वर्ण। और यहाँ पर हो गया प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब आपका हो गया 15 यहाँ पर और यहाँ 5, तो कुल कितने हो गए 20। समझ में आ गया ना। अब चलिए हम बात करते हैं तीसरे आधार के बारे में। और ये तीसरा आधार है मेरा प्राण वायु के मुंह से निकलने के आधार पर, मतलब कि मुंह से कितनी हवा बाहर आएगी, मुंह से कितना अधिक आएगा कि कम आएगा, तो इसके आधार पर दो भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण मतलब मुंह से उच्चारण करते समय हवा कम आएगी, और महाप्राण मतलब मुंह से उच्चारण करते समय हवा बाहर आएगी। समझ में आ गए ना। अब हमारे पास कितने वर्ण हैं, अभी कुल मिला के 25 वर्ण तो हमारे हो गए, 25 वर्ण तो हो गए वर्गीय वर्ण, स्वर्गीय वर्ण, स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 हो गया तुम्हारा क्या, भीतरी व्यंजन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्भ व्यंजन, उस व्यंजन भी कह लेते हैं। समझ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन को देखेंगे, या हम कहें वर्गीय व्यंजन को भी देखेंगे। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, वापस ले जाऊं क्या, अच्छा रहेगा, वहाँ समझते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा, अब ये पहला, तीसरा और पांचवा कौन सा है ये देख लीजिए। पहला, अब ये हो गया आपका पहला, फिर तीसरा, और ये हो गया पांचवा, ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण मतलब हवा मुंह से कम बाहर आएगी। का का उच्चारण कीजिए, बहुत ही कम हवा मुंह से बाहर आएगी। गा का उच्चारण कीजिए, बहुत ही कम आएगा। अंगा को कीजिए, बहुत ही कम आएगा। चा को कीजिए, जा को कीजिए, इया को कीजिए, कम आएगा। और ये हो गया दूसरा और चौथा। पहले तो हो गया 1 3 5, ये तो हो गया अल्प प्राण, और फिर हो गया यहाँ पर दूसरा और चौथा, ये हो गया महाप्राण, मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में हवा मुख से बाहर आएगी। उच्चारण करके देख लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। खा, देख रहे हैं हवा बाहर ज़्यादा आई ना, का की तुलना में खा में ज़्यादा हवा बाहर आई, तो ये बातें स्पष्ट हो गई ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ अंतस्थ व्यंजनों के बारे में। अब कौन सा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है और कौन से महाप्राण, उसे देख लेते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में हमारे पास क्या क्या है, या है, रा है, ला है और वा है, यही है ना अंतस्थ में। और उष्म व्यंजन में क्या है, तो ये हमारे पास ये है, 4 ये है। तो जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो होते हैं क्या, अल्प प्राण, कम हवा बाहर आएगी मुझसे। और जितने भी उष्म व्यंजन होते हैं, ये सारे 4, उधन सा, तलब सा, समान सा, रहा, ये सभी के सभी क्या होते हैं, महाप्राण, मतलब मुंह से अधिक हवा आएगी। एक और बात, जितने भी स्वर होते हैं ना, इनका उच्चारण करने में मुंह से बहुत ही कम मात्रा में हवा बाहर निकलती है, तो मतलब सारे के सारे वर्ण ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्लियर हो गए ना। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चौथे आधार के बारे में, उच्चारण के आधार पर। कितने प्रकार, 8 प्रकार का, मतलब उच्चारण करेंगे तो मुख का कुछ भाग में ये स्पर्श करेगा। कुछ 33 वर्ण मैंने बता रखा ना, 33 वर्ण हमारे पास व्यंजन का वर्ण। तो कुछ वर्णों में देखा जाएगा क्या क्या कि मुख के 2 भाग आपस में स्पर्श करेंगे, कुछ संघर्ष करेंगे, कुछ स्पर्श और संघर्ष दोनों करेंगे, कुछ में नाक की सहायता ली जाएगी, कुछ में क्या होगा, कुछ स्वर के साथ उच्चारण होगा, कुछ स्वर और व्यंजन के बीच में होगा, कुछ लुंठित प्रकार का होगा, कुछ पार्श्विक होगा, कुछ ताड़नजात होगा। तो इसी के आधार पे क्या किया गया है, उच्चारण के आधार पे 8 भागों में बांटा गया। अब एक एक करके हम इन सबको देखेंगे, एक एक करके इन सबको देख लेते हैं जरा।
चलिए देखिए, एक करके देख लेते हैं इसको। स्पर्शी, तो उच्चारण के आधार पर ये जो 33 वन है 8 भागों में से बांट रखा गया है। 8 प्रकार के होते हैं। कुछ स्पर्शी होते हैं, कुछ संघर्षी, कुछ स्पर्श और संघर्ष दोनों करते हैं, कुछ नासिक के होते हैं, कुछ संघर्षी, कुछ प्रकंपित, कुछ पार्श्विक और कुछ ताड़नजात। एक करके देखें। स्पर्शी, स्पर्शी मतलब कहने का मतलब है स्पर्श करेंगे, मुख के भाग को स्पर्श करेंगे उच्चारण करने में। अब इनकी संख्या कितनी होती है, तो कुल मिला के होती है 16। हमारे पास 33 वन है, जिसमें 16 तो मैं मुख्य रूप से स्पर्श व्यंजन के बारे में बात कर रहा हूँ। स्पर्श व्यंजन में वापस आते हैं हम लोग फिर से स्पर्श व्यंजन में। और यहाँ पर आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो वर्ग है, काका, चाका, टाका, ताकार, पाका, सॉरी चाका वर्ग नहीं होगा, काका वर्ग, टाका वर्ग, ताका वर्ग, पा, ये प्रारंभ के जो 4 वर्ण है, का खा गा घा, यहाँ पर टा ठा डा ढा, फिर ता था दा धा, फिर पा फा बा भा, ये 4 जो होंगे प्रारंभ के जो 4 वर्ण होंगे ये स्पर्शी होंगे। स्पर्शी मतलब स्पर्श करेंगे मुख के भाग को विशेष रूप से। चलिए, अब एकार होता है नासिक के, यही बता रहा हूँ नासिक के। ये जितने वर्ण 5वां अक्षर में आप देख रहे हैं 5वें स्थान पर है। अंगा जो है, या जो है ना जो है, ये ना और माँ, ये सब नासिक के होते हैं। मतलब इनका उच्चारण जब करेंगे तो नाक की भी सहायता ली जाएगी। समझ के आगे हो गया। अब यहाँ बात करते कुछ संघर्षी के बारे में। संघर्षी के बारे में कि संघर्षी में कौन कौन, तो जितने भी अंतस्थ व्यंजन में मैं बताया ना, वो सभी संघर्षी होते हैं। अब स्पर्श संघर्षी में 4 जो कॉलम था, च, छ, ज, झ, ये जो होते हैं ना 4 वर्ण, प्रारंभ के 4 वर्ण, ये होते हैं क्या, स्पर्श संघर्षी। नासिक के में बता दिया, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का जो 5वां अक्षर होता है, ना, मा, ना, ये सब होते हैं नासिक के, मतलब नाक की भी सहायता ली जाएगी। अब एक होता है, अभी हमने जितना भी 33 वर्णों को देख लिया, 33 वर्ण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं 33, उसमें से कुछ को भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे याद कर रखें, ये या और वा जो है ये होता है असंघर्षहीन। संघर्ष मतलब कोई संघर्ष नहीं होगा, लेकिन साथ में ना या और वा का अर्धस्वर भी कहा जाता है। कारण क्या है कि कभी इसका उच्चारण व्यंजन के जैसा और कभी स्वर के जैसा प्रतीत होगा। आपको उच्चारण करके देखेंगे, आपको बातें समझ में आ जाएगी। पहले हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा प्रश्नों से आपको परिचित करवा दूंगा। एक होता है प्रकंपित। राग को बताया जाता है कि ये प्रकंपित स्वर, प्रकंपित व्यंजन है, या हम इसे कहें लुंठित व्यंजन है। कारण क्या है कि जब राग का आप उच्चारण करेंगे ना, तो उच्चारण में जीभ जो है ना, तालु को, जो ताल जो है उच्चारण का स्थान है, उसको वो छुएगी और लुढ़क कर, जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करेगी। उच्चारण करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बात। उच्चारण करके आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता। मतलब जीभ जो है तालु को लुढ़क कर स्पर्श करेगा। एक होता है पार्श्विक। ला जो है, ला को कहा जाता है कि पार्श्विक व्यंजन है। कारण क्या है कि जब इसका उच्चारण किया जाता है ना, जो हवा है ना जीभ की एकदम बगल से बाहर निकल जाती है, तो इसे कहा जाता है कि पार्श्विक है, ये पार्श्विक व्यंजन है। और एक है ताड़नजात। अभी हम लोग जानेंगे ताड़नजात के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। बस इतना याद रखिए, रा, अढ़ा, ये जो होता है ये ताड़नजात वर्ण होता है। तो उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार: स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक के, संघर्षहीन, प्रकंपित, पार्श्विक और ताड़नजात। बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, अब आ गया, अभी हमने तो सब कुछ पढ़ लिया। अभी हमने क्या क्या देख लिया है, अभी हमने देखा है 11 स्वर वर्णों को और 33 व्यंजन वर्णों को देख लिया है। हो गए कितने, 44। पर मैंने आपको क्या कहा था, 56 वर्ण। अभी हम लोग कुछ और वर्णों को भी जानेंगे, संयुक्त वर्ण को जानेंगे, अयोगवा वर्णों को जानेंगे, आगत वर्णों को भी हम लोग जानेंगे। अभी नहीं, अभी पहले हम लोग जान लेते हैं उच्चारण का स्थान। अभी हमने जितना भी पढ़ा है ना, ये 11 स्वर के वर्ण और 33 व्यंजन के वर्ण, इनका उच्चारण स्थान क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। आपने यदि पेपर देखा होगा, थोड़ा बहुत ही जानकारी होगी, आप पिछले एग्जामों के यदि पेपर को आपने यदि जांचा होगा तो आपको पता है कि उच्चारण के स्थान के उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है एग्जामों में। तो आइए हम देख लेते हैं कि उच्चारण के स्थान। पहले तो मैं आपको सभी
उच्चारण के स्थान से पहले परिचित करवा दूँ कि उच्चारण के स्थान कौन कौन से हैं। वैसे आवाज़ जो है ये याद क्या रखें ना, आवाज़ जो है ना निकलती हमेशा यहाँ कंठ से, यहाँ पर होता है वॉइस बॉक्स, यहीं से आवाज़ बाहर होती है। और यहाँ से क्या होता है, जब आवाज़ निकलती है, एनर्जी कहूँ, आवाज़ निकलती है तो ये कंठ से, ताल से, मूर्धा से, ओठ से या दांत से क्या होता है, टकराती है, तो उससे शब्दों का निर्माण होता है। और इन्हीं कारण इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें बताया जाता है कि उच्चारण के स्थान है, उच्चारण के स्थान है। अब उच्चारण के स्थान कितने हैं तो याद रखें, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ, और कभी कभी नाक की भी सहायता ली जाती है उच्चारण करने में, तो वो अभी हम देख लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्वरों के बारे में। उच्चारण के स्थान अलग है और उस उच्चारण स्थान का नाम अलग है, मिलता जुलता ही होगा पर उच्चारण के स्थान का नाम अलग होगा। अभी हमने देखा ना कि मुख्य रूप से 5 ही उच्चारण के स्थान है। कौन कौन है, कंठ है, फिर से ले जाता हूँ अच्छा रहेगा। आइए देखिए कौन कौन है, ये देख लीजिए। ये रहा आपका पहला उच्चारण का स्थान कंठ, उसके बाद ताल, ये जो मुंह का हिस्सा देख रहे हैं ना ऊपर में जो ताल के जैसा दिखता है, अंदर में गहरा थोड़ा है, तो ये जो हिस्सा है ये हो गया ताल आपका। उसके आगे का जो हिस्सा होता है ये मूर्धा कहलाता है। फिर ओठ और दांत से आप परिचित है, और ये हो गया नासिक के मतलब नाक। क्लियर, तो ये सारे उच्चारण के स्थान हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम स्वरों के बारे में बात करेंगे। छोटा आ और बड़ा आ, इसका उच्चारण का स्थान क्या है, तो आप कहोगे कंठ से इसका उच्चारण होता है। ये तो हो गया उच्चारण का स्थान, पर उच्चारण स्थान का जो नाम होगा कंठ होगा। उसी प्रकार ई, ये छोटा ई या ये बड़ा ई, इन दोनों का उच्चारण का स्थान क्या है, तालु, और उच्चारण स्थान का नाम क्या होगा, तालव्य। क्लियर। री, री उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। तालु की जस्ट बात था ना मूर्धा, यहाँ से ये है उसका उच्चारण का स्थान, और उच्चारण स्थान का नाम यदि पूछेगा आपसे तो याद क्या रखें, मूर्धन्य। तो उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धन्य से। ठीक है। अब ये छोटी ऊ और बड़ी ऊ, छोटी ऊ और बड़ी ऊ आपके पास आ गया। इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओठ। पर यदि उच्चारण स्थान का नाम पूछेगा तो याद क्या रखेंगे, ओष्ठ्य। अब ये छोटी ए है, मतलब कि दिग्रे हस्व ए और दिग्रे ए, तो इसका याद क्या रखें, इसको थोड़ा मैं स्पष्ट कर देता हूँ। आप मुझे बताइए ए का निर्माण किससे हुआ है, आप कहोगे इससे हुआ, आर ई से। आगा का उच्चारण स्थान क्या, आ का उच्चारण स्थान क्या, आप कहोगे कंठ है, कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहोगे ताल है, तालु है। तो मिल के क्या बना, कंठ और ताल से, तालु से क्या होता है, इसका उच्चारण होता है ए का, इन दोनों ए का। यदि पूछेगा उच्चारण स्थान का नाम क्या है, तो ये है कंठ और कंठ तालव्य। उसके अलावा ये देख लीजिए आपके पास है ओ। आप मुझे बताइए ओ किससे बना है, तो आप कहोगे इन दोनों से बना है ना, इससे बना है, और ये भी लगभग इसी से बना है, इसी से बना है। आप मुझे बताइए इसका क्या उच्चारण का स्थान है, तो आप बोलोगे अभी तो हमने देख लिया कंठ से इसका उच्चारण होता है, उच्चारण करके भी देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। और ऊ का कहाँ से होता है, तो आप कहोगे ओष्ठ थे। तो आप मुझे बताइए इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ और ओष्ठ का इस्तेमाल किया जाएगा, उच्चारण का स्थान होगा। पर यदि उच्चारण का स्थान का नाम पूछेगा तो क्या होगा, कंठोष्ठी। बातें समझ में आ गई ना। चलिए अब आगे बढ़े हम और बात कर लेते हैं व्यंजन के बारे में। 33 व्यंजनों के बारे में अभी तक हमने पढ़ लिया है, और अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजनों के बारे में। इसको याद रखना बहुत आसान है, इसे याद रखना बड़ा आसान। जितने भी अपने 25 वर्गीय वर्ण पढ़े ना, स्पर्श वर्ण सबको याद रखना बहुत आसान है। पहला का वर्ग को आप देखेंगे, का वर्ग मतलब इस तरह से आगे बढ़ेगा, का खा गा घा अंगा, इसका उच्चारण का स्थान है कंठ, उच्चारण स्थान पूछे कंठ्य। चा का तालु, तालव्य है उच्चारण स्थान का नाम। टा का मूर्धा, फिर ता का दांत, फिर पा का ओठ, ये ध्यान रखेंगे ना। और उच्चारण का स्थान यहाँ पे उसी तरह से मूर्धन्य है, दंत्य है, ओठ है। अब थोड़ा मुश्किल आता है इन लोगों के साथ में। मुश्किल क्या आता है, ये अंतस्थ व्यंजन है, जो भीतरी व्यंजन उस व्यंजन के बारे में बताया ना, यहाँ मुश्किल आता है, उसको भी जरा देख लेते हैं भाई। या क्या है, और या जो एक तो अंतस्थ व्यंजन है, सा जो है भीतरी व्यंजन, आप इसे उस व्यंजन भी कर सकते हैं। इसका उच्चारण का स्थान क्या है, तालु, ये जो ताल था ना, ये उच्चारण स्थान तालव्य। रा ल और शा,
अब मुझे बताइए रा और ला ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। सा क्या है, तो ये कहोगे उसमें व्यंजन है, इसका उच्चारण का स्थान मसूड़ा है, मसूड़ा। और यदि पूछेगा उच्चारण स्थान का नाम तो याद क्या रखे, याद रखे वर्तस्य। बच गया हमारे पास सा अरवा, सा अरवा। तो इसका उच्चारण का स्थान क्या है, पहले तो सा का देख लीजिए, मूर्धा है, मूर्धा है। और ये जो हो गया उच्चारण का स्थान का नाम हो गया मूर्धन्य। अरवा का दांत और निचला निचला ओठ, इसका इस्तेमाल किया जाता है इसका उच्चारण करने में। और इसका हो गया क्या, उच्चारण स्थान का नाम दंतोष्ठ्य। अब अंत में बच जाता है मेरे पास एक, बच गया है हा। हा का याद रखना बड़ा आसान है, जहाँ पर स्वतंत्री होती है यहीं से इसका उच्चारण भी होता है। तो याद क्या रखें, स्वतंत्र से होता है, इसका आप कंठ्य कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं स्वतंत्री, वहाँ लिखा हुआ ऑप्शन में आएगा। आगे बढ़ें, अब हम कुछ आर वर्णों के बारे में भी जान लेते हैं। अभी हमने क्या क्या देख लिया है, 11 स्वर के वर्ण देख लिए हैं और 33 जो है व्यंजन के वर्ण देख लिए हैं। अब हिंदी में कुछ अन्य वर्ण भी है, संयुक्त व्यंजन है, अयोगवाह वर्ण है, उत्सित वर्ण है, विदेशी वर्ण है। अभी हमने थोड़ा देर पहले इसी वर्ण के बारे में बात किया था, ताड़नजात वर्ण भी इसे कहते हैं, अभी हम उसको देख लेंगे। संयुक्त व्यंजन मतलब साधारण सा है कि दो व्यंजनों के मिलने से इसका निर्माण हुआ। अब कौन कौन है, ठीक, माफ कीजिएगा, ये हो गया छा, त्रा, ज्ञा, और ये हो गया आपका स्रा। 4 ही होते हैं ना संयुक्त व्यंजन, संख्या कितनी हो गई, 4। अब यहाँ देखते हैं कि ये कौन कौन वर्णों से, व्यंजन वर्णों से मिलकर बने हैं। तो छा बना है कार सा से, कार सा से। पर याद क्या रखें, ये आपको एग्जामिनर ऐसे देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्वरों को यदि, व्यंजनों को यदि स्वर रहित दिखाना है तो आपको हलन चिन्हों का प्रयोग करना होगा, इस तरह से, समझ रहे। तो छा किससे बना है, का और उधन सा से। ताक त्राग, ये त्रा किससे बना है, तार रा से। ज्ञा किससे बना है, जार इया से। स्रा किससे बना है, उधन सा से और रा से। ध्यान रहेगा संयुक्त वर्ण क्या हो गए, दो व्यंजन वर्ण मिलके बनाएंगे संयुक्त वर्ण। संख्या कितनी, 4। कौन है, और ये कौन कौन है, छा त्रा ज्ञा स्रा। मिले किस किन 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 व्यंजनों से मिलके बने हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर ले जरा सा अयोगवा वर्ण के बारे में। मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं था ना। अब देखिए अयोगवा वर्ण जो होते हैं ना, ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, ना स्वर है ना ही व्यंजन है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं वे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, उन्हें कहते हैं अयोगवा वर्ण। हिंदी में इनकी संख्या होती है 2। और वो कौन कौन है, ये हो गया आपका ये, और ये, इसे कहते हैं अनुस्वार, इसे कहते हैं विसर्ग। पर आपने कभी इसका प्रयोग होते हुए नहीं देखा होगा, आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्रयोग होते हुए, अंचल। हमेशा याद रखिएगा ये जो अनुस्वार विसर्ग है ना, हमेशा स्वर वर्णों के साथ प्रयोग किया जाता है, इनका व्यंजन वर्णों के साथ प्रयोग नहीं किया जाता। अब थोड़ा सा मैं आपको स्पष्टार करता हूँ, यहीं पर यदि बताना चाहूँ। अभी मैंने आपको बताया था, जब हम स्वर वर्ण पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती है स्वर के वर्ण जो अनुनासिक होती है, मतलब नाक की भी सहायता ली जाती है उच्चारण करने में, नाक की सहायता ली जाती है। पर हिंदी भाषा में ऐसा तो कोई वर्ण था नहीं। पर अब ये जो अनुस्वार है ना, इनका सब उच्चारण करना आपको यदि है ना, इसका यदि आपको उच्चारण करना है ना, तो आपको नाक की भी सहायता लेनी पड़ेगी, नाक की भी सहायता लेनी पड़ेगी। तो बस याद क्या रखेंगे, बस इतना ही याद रखेंगे, अयोगवा वर्ण कितने हैं हिंदी भाषा में, 2। अयोगवा वर्ण कितने हैं हिंदी भाषा में, 2। कौन कौन, अनुस्वार और विसर्ग। और इन अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग केवल केवल स्वर वर्णों के साथ किया जाएगा, व्यंजन के साथ नहीं किया जाता है। चलिए कुछ उदाहरण से समझा देता हूँ, कोई शब्द लिख दिया जाए तो अच्छा रहेगा, इससे आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। ये रहा, देख रहे हैं प्रयोग होता हुआ, आप देखते हैं ना, ये है अयोगवा वर्ण, प्रयोग में लाए जाते हैं, पर ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। ये प्रयोग में लाए, शब्दों के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, पर वो भी किसके साथ इन चिन्हों का प्रयोग होता है,
स्वर स्वर वर्णों के साथ इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसका और इसका। समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं उत्क्षिप्त वर्ण, इसे ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं। चलिए लिख देता हूँ, समझ में आपको आ जाएगा। अभी हमने देखा स्पर्श व्यंजन के बारे में, वहाँ पर हमने पढ़ा डा और ढा, पढ़ा ना। अभी इन्हीं सारी वर्णों में ना क्या किया गया, यहाँ पर एक बिंदु बना दिया गया, इसे कहा जाता है ताड़नजात चिन्ह। और दो नए प्रकार के वर्ण बनाए गए, इसे कहा जाता है, इसका उच्चारण कुछ होता है रा के जैसा और इसका होता है ढा के जैसा। दो नए प्रकार के वर्ण बनाए गए और दो वर्णों को कहते हैं उत्क्षिप्त वर्ण, ताड़नजात वर्ण। तो ये दोनों वर्ण केवल आपको हिंदी में मिलेंगे, संस्कृत में नहीं मिलेंगे। ये हिंदी की विशेषता है। ये दोनों वर्णों का निर्माण किया गया है इस चिन्ह का प्रयोग करके, डा में और ढा में, इन दोनों चिन्हों का प्रयोग करके इन दोनों वर्णों का निर्माण किया गया। अब जरा देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो जिन ध्वनि को उच्चारण में जीभ जो है मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। हिंदी में दो व्यंजन वर्ण उत्क्षिप्त वर्ण है, रा और ढा। अब इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता, ये पहला बात रखे। स्वर रहित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हलन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इससे पहला तो स्वर रहित नहीं कर सकते, और ना ही इससे कभी किसी शब्द का निर्माण होता है। मतलब किसी भी शब्द के शुरुआत में इससे शब्द की शुरुआत तो नहीं होगी। आपने देखा होगा सड़क, गड्ढा, ये हमेशा क्या होगा, शब्दों के बीच में या अंत में रहेगा, पर कभी भी शुरुआत नहीं होगा इससे कभी भी। अब इस व्यंजन को ना ताड़नजात वर्ण भी कहा जाता है। इस व्यंजन को ताड़नजात वर्ण भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे मैंने खोटा में पढ़ेंगे तो उसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, खोटा में द्विगुण व्यंजन भी से कहा जाता है, और साथ में से विकसित वर्ण भी कहा जाता है। और ये हिंदी की विशेषता है, इसका निर्माण किया गया है ताड़नजात चिन्ह का प्रयोग करके। अब यहाँ आते हैं कुछ आर वर्णों के बारे में, जरा बात कर लिया जाए कि कुछ आर वर्ण क्या क्या है। तो ये जरा देखिए, विदेशी व्यंजन। अब कुछ जो विदेशी भाषा है ना, वहाँ से भी हमने कुछ वर्णों को ले लिया और हिंदी भाषा में प्रयोग में लाने लगे। और वो वर्ण कौन कौन है, यहाँ पर देखिए, ये है का, खा, जार, फा। आप बोलेंगे ये सारे तो स्पर्श व्यंजन है। नहीं नहीं, आप देखिए जरा गौर से देखिए, यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और ये से अलग बनाती है। ये जो चार है ना, ये है अरबी और फारसी के वर्ण, जिसका हिंदी भाषा में प्रयोग में लाया जाता है, ध्यान रहेगा। अब कुछ बातें और जैसे कुछ बातें और कर लिया जाए। आपने देखा होगा इसका प्रयोग चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। चंद्रबिंदु, देखिए चंद्रबिंदु याद रखना क्यों आवश्यक है। जब हम लोग पढ़ने के लिए आएंगे ना जब शब्द, तो आपको ये चंद्रबिंदु बड़ा फ़ायदा करेगा। कैसे, याद क्या रखें, कभी भी संस्कृत भाषा में इस चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होता। ये हमेशा हिंदी में इस चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है आंचल। हिंदी में, केवल हिंदी में इसका प्रयोग किया जाएगा, तब आपको सहायता करेगा शब्दों का चुनाव करने में। तद्भव तत्सम, चलिए उसको देखेंगे बाद में। अब वापस आते हैं, ये वही जैसे इसको विकसित स्वर कहा जाता है। ये जो था ना, ये विकसित स्वर इसे कहा जाता है, वही जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और ये हिंदी की विशेषता, हिंदी के अंतर्गत ही इसका सिर्फ इस्तेमाल होता है। और इसका भी बड़ा फ़ायदा है, ये आपको तद्भव तत्सम के बीच में ना, तद्भव तत्सम की पहचान कराने वाला स्वर है ये तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान कराने में बहुत सहायता करेगा। बाद में देखेंगे उसको। अब मैंने अब तक क्या क्या हमने पढ़ लिया वो जरा देखें। मैंने बोला था ना, अंत में हम लोग क्या करेंगे, वर्णों, जितना भी वर्ण पढ़ेंगे, स्वर का वर्ण हो, व्यंजन का वर्ण हो, सबकी लास्ट में गिनती करेंगे। तो आइए, मैंने जैसे बोला था शुरुआत में कि कुल मिलाकर 56 वर्ण है हमारे पास। तो चलिए एक बार गिनती कर लेते हैं ना। तो ये रहा आपका सबसे पहला, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, 11 स्वर के वर्ण। उम्मीद कर रहा हूँ सब स्वर से आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में होगा, नहीं होगा तो दोबारा जाइएगा, देखिएगा, सब आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएगा।
और व्यंजनों की संख्या क्या थी? 33 थी। कितने हो गए? 44। सही है। संयुक्त वर्ण थे ना, छात्रा ज्ञानसरा, इसकी संख्या क्या थी? 4 थी। अयोगवा वर्ण हमने देख लिया था ना, ये हो गया और ये हो गया, 2 है इसकी संख्या। उत्सित वर्णों की संख्या मतलब कि ये वाला जो उत्सित वर्ण है इसकी संख्या कितनी हिंदी भाषा में? 2। और विदेशी वर्ण में हमने देखा का को, खा को और जार फाप को रखा गया था, ये हो गए 4। तो कुल मिला के सबको जोड़ेंगे 11, 33, 44, 7, 4, 48, 7, 2, 50, 7, 2, 52 और 4, 56। तो हिंदी भाषा में कुल जो है वर्णों की संख्या 56। ध्यान रहेगा। अयोगवा वन पूछेगा 2 है, उच्छिद वन पूछेगा 2 है, विदेशी वन पूछेगा 4 है, स्वर्ण वन पूछेगा 11 है, व्यंजन वन पूछेगा 33 है। ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मात्रा। हिंदी भाषा में कितनी मात्रा होती है? बातें समझ में आ गई ना। हिंदी भाषा में कुल मिलाकर के हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। मात्राओं की संख्या 10। आ की अपनी कोई भी मात्रा नहीं होती है। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि कमल शब्द में कितनी मात्रा है? का जोड़ मा जोड़ ला, इसके साथ क्या है? आ की मात्रा, इसके साथ आ की मात्रा, इसके साथ आ की मात्रा, है ना, है ना सब में। अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि कमल शब्द में, मैं यहाँ कमल शब्द ले लिया हूँ और आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ये जो शब्द है कमल, इसमें कितनी मात्रा है? तो आप कहोगे 3। तो आप गलत है। यहाँ पर है कुल मात्रा 5। यदि प्रश्न आपसे बनाना चाहे तो बड़ा कंफ्यूज वो कर सकता है। 5 कुल मिला की मात्रा कितनी है? आप 5। कैसे है वो बताता हूँ थोड़ा। कैसे है मैं वो थोड़ा बताता हूँ। ये देखिए मैंने सबको अलग कर लिया। अब इसको ज़रा देखिए। का, इसके पास कौन सी मात्रा है? आ की। इसके पास आ की मात्रा और इसके पास आ की मात्रा, है ना। पर हमने तो पढ़ा था कि आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, नहीं होती ना। पर हम लोग यहाँ पे इसको क्यों काउंट कर रहे हैं? क्यों काउंट कर रहे हैं? तो याद क्या रखें, अंत में जो शब्द होता है ना, अंत में जो वन होता है उसके साथ जो आ की मात्रा जुड़ती है उसको नहीं गिना जाता। पर उसके पहले जो भी वर्ण है, व्यंजन वाले वर्ण है, वहाँ पर यदि आ की मात्रा का प्रयोग किया गया तो उसको हम गिनेंगे। तो यहाँ तो इस वर्ण को, इस मात्रा को नहीं गिनेंगे क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती। पर यहाँ पर ये जो का के साथ और माँ के साथ आ का प्रयोग किया गया है, आस्वर का, इसके हम गिनेंगे। तो ये हमारे पास हो गए 2। और इनका भी तो अपना अपना मात्रा है, ला का मा का, तो हो गए 3। तो कुल मिला के हो गए 5। तो 5 मात्रा है। मात्रा से यदि प्रश्न बनाएगा तो बस मैं बेसिक्स बता देता हूँ क्या स्थिति है। हमने पढ़ा है कि अब आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। मेरे पास एक शब्द दिया गया और इसमें पूछा गया मात्रा कितनी है। तो हम जानते हैं ला का निर्माण कैसे हुआ है? ला और आ से। तो यहाँ पर जो आ की मात्रा है इसको हम नहीं गिनेंगे। पर माँ के साथ और का के साथ में आ की जो मात्रा का प्रयोग किया गया उससे हम काउंट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर 2 मात्रा इस रूप में आ गई। और का, मा, अल्लाह, इन तीनों जो व्यंजन है ना, इनकी भी मात्राएं हैं। तो 3 हो गई। तो कुल मिला कितनी मात्रा हो गई? 5। इतने ही। अब यहाँ पर एक टॉपिक है, देखिए इसको ज़रा, रकार या रास संबंधी नियम। ये क्या बताता हूँ, चलिए। कर्म, प्रकाश, ट्रक, इतना ही जान लीजिए। आप इन चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं रा के स्थान पर। 3 तरीक़ों से रा को लिखा जा सकता है। इस तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीक़े से लिखा जा सकता है। पर कोटा भाषा में बोला भैया इस सब का प्रयोग मत करना, ये सब का प्रयोग मत करना, इसका जगह पे ये प्रयोग करो। तो थोड़ा सा जानकारी जो था राग के संदर्भ में, राग संबंधी नियम। चलिए उसको छोड़िए, आपका एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कम ही संभावना बनाएगा, छोड़िए इसको। प्रश्नों पे आते हैं। कुछ प्रश्न ज़रा देख लेते हैं और उसके बाद हम कुछ प्रश्नों को देख लें और उसके बाद फिर आज का क्लास को ख़त्म करते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। मौखिक इकाई पूछा आपसे, क्या होगा? ध्वनि होगा। पहला प्रश्न ये हो गया, ठीक है। लिखित इकाई पूछेगा तो वर्ण, सही है। एक और प्रश्न देखें,
वर्णमाला कहते हैं, किसे कहते हैं वर्णमाला? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तीसरा प्रश्न देखा जाए, हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11, 10, 13 या 9? कितनी है? 11। पर यदि उसने अयोगवाह वर्ण को भी शामिल कर लिया है स्वर वर्णों में तो अब संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। पर वहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट करके उसको लिखेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? कुल व्यंजन कितने हैं? 33 है। यदि संयुक्त व्यंजनों को भी शामिल कर लिया तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और यदि मान के चला उच्छित वर्ण को जो थे ताड़ान्वयी वर्ण को भी गिन लिया व्यंजन में तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितना हो गया? 4 2 6। आइए कितना? 39। एक और प्रश्न देखें, हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35 है, 33 है, 38 है या 29 है? कितनी है? 33 है। तो बस इतना ही आज के लिए, बस इतना ही रहने देते हैं। वैसे इतना ही रहने देते हैं आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है वर्ण आपको पूरा समझ में आ गया होगा हर परिस्थिति से। यहाँ प्रश्न कैसे बनते हैं जब प्रैक्टिस करने में आएंगे तो मैं सारे प्रश्नों सबको परिचित करवा दूंगा। ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम के समय में आसानी से प्रश्नों को हल कर लीजिएगा आप। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगला जो टॉपिक होगा वह मुख्य रूप से हम शब्द ही पढ़ना शुरू करेंगे और शब्द के भेद पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे, सिलेबस आपने देख लिया होगा बढ़िया से और अब तैयारी में जुट गए होंगे। ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा यदि एग्ज़ाम टाइम पे हुआ तो, मतलब कि फॉर्म फिलअप तो अब होना इसी महीने से, अगला बार से फिर तुम्हारा 1 महीने का टाइम मिला है। तो देखिए एग्ज़ाम कब होता है, मगर उम्मीद है कि समय पे एग्ज़ाम होगा। तो तैयारी रखिए ज़्यादा से। वैसे हिंदी छोटा विषय नहीं है, छोटा चैप्टर नहीं है, व्याकरण पढ़ने में भी बहुत समय चला जाता है समझने में। तो तैयारी रखिए, एग्ज़ाम टाइम पे यदि हुआ तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती है। तो इसी कारण से कह रहा हूँ कि समय पर अपनी तैयारी रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलता है फिर अगले क्लास में, तब तक भी शुक्रिया।